हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। हमने आपको बायोट-सैवर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ाया। फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या था? तो फर्स्ट एप्लीकेशन में थिन स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन था, जिसका रिजल्ट आया था बच्चों, आपको अगर याद होगा तो देखिए, रिकॉल कीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2। और इसका डिफरेंट केस भी मैंने आपको बता रखा है। और आपने क्या पढ़ा था? तो बायोट-सैवर्ट लॉ भी पढ़ा था, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और इसी दो फॉर्मूला का यूज करके आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। यह फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। देखिए, यह एक स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है बच्चों वह a है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी स्मॉल a है। यहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। स्क्वायर का तो प्रॉपर्टी पता ही होगा आपको। तो इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम लोग बताएंगे, और डायरेक्शन बताने के लिए मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उसको अगर वॉच नहीं किए हैं तो फिर से वॉच कीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। अगर बहुत लोग तो स्किप करके भी वीडियो देखता है ना, तो स्किप करके देखने से क्या होता है कि आप जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके थ्रू और टोटल जो आपको देना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है, वो आप नहीं सीख पाते हो। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा टाइम निकाल कर अच्छे से वॉच करना। अब यहाँ पर देखो, ये जो है करंट का डायरेक्शन, ये जो लूप स्क्वायर लूप में दिखाया गया बच्चों, वह एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी इस तरह से। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने बताया था राइट हैंड थंब रूल का यूज करो। ये 4 फिंगर करंट के डायरेक्शन में रखोगे तो अंगूठा किधर आएगा बच्चों? बाहर की तरफ। और नहीं तो मैंने ये भी बताया था कि करंट के डायरेक्शन में ही अंगूठा को रख दो। जैसे ये जो साइड है इसमें अंगूठा को ऐसे रखेंगे, तो ऐसे फिंगर को, जैसे सपोज करो करंट ऊपर जा रहा है और यहाँ पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे रखेंगे तो यहाँ जब ये 4 फिंगर मुड़कर आएगा तो बाहर की तरफ होगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ऑन टू द प्लेन, यानी आउटवर्ड होगा। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, किसी एक वायर के कारण बच्चों, है ना, ये जो स्क्वायर लूप है, इस लूप में 4 साइड हैं, 1 2 3 4, है ना। तो एक साइड के कारण आप निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एक के कारण जब यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे? सपोज करो यही एक साइड हम कंसीडर करते हैं, इससे ज़्यादा आप अच्छे से समझ लोगे। तो यहाँ से सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस सोचो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल a। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा बच्चों a/2, स्मॉल a का हाफ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये अल्फ़ा 2 है, ये अल्फ़ा 1 है। तो यहाँ का जो एंगल होगा बच्चों, अल्फ़ा 1 का वैल्यू जो होगा वह 45 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर का डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। यानी स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, और यहाँ जो एंगल बनता है वह 90 डिग्री बनता है। तो सोचो अगर आप इस तरह से एक सीधा लाइन लाओगे, एक टोटल एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और सीधा लाइन से उस एंगल को बाइसेक्ट करोगे तो ये ऊपर वाला भी 45 बनेगा या नहीं? स्पेस यहाँ कम है तो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। अल्फ़ा 2 कितना होगा बच्चों? 45 डिग्री, अल्फ़ा 1 भी 45 डिग्री। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऊपर वाला जो रिजल्ट है इसका यूज करेंगे बच्चों। तो देखो क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू, एक साइड के कारण मैं केवल अभी B यानी मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहा हूँ। तो यह होगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करंट का वैल्यू I दिया हुआ है तो आप रख दो I अपॉन क्या होता है R। तो देखो R का वैल्यू यहाँ क्या होगा बच्चों? A/2, A/2। फिर क्या लिखेंगे? साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। हम जानते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो हम लोग यहाँ रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों,
B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 ऊपर जाएगा तो 2i अपॉन a हो जाएगा, और ये होगा 1/√2 प्लस 1/√2। अब सोचो यहाँ से B यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल आर्म ऑफ स्क्वायर, है ना, केवल एक साइड के कारण मैंने अभी तक निकाला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, इसे आप ऐड करोगे तो 2/√2 होगा, और फिर अगर रेशनलाइज करते हो तो इतना हो जाएगा बच्चों। बात समझ रहे हो? तो देखो अब हम लोग B नेट निकालेंगे यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो 4 इंटू बी, क्योंकि एक साइड के कारण बच्चों जब हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला कितने डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पर, और एंगल कितना बन रहा है बच्चों 45 है ना, तो इतना निकला है मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। ठीक है, तो ये चारों साइड के कारण, क्योंकि चारों साइड में करंट का डायरेक्शन सेम ही है एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा होता किसी में तो फिर सबट्रैक्ट करना पड़ता, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज के कारण बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ है, अगर क्लॉकवाइज किसी आर्म्स में रहता तो वह इनवर्ड होता, अपोजिट डायरेक्शन, सबट्रैक्ट करना पड़ता। तो यहाँ से देखिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा 4 इंटू बी का जो वैल्यू है बच्चों यह आया है ना, तो आप यहाँ लिख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a√2। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू रख दो, 4 इंटू 10⁻⁻7, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हो, है ना, 8, और यहाँ देखो क्या बच जाएगा i अपॉन a√2। अब जैसे अरेंज करके लिखना है या ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ 8 नहीं होगा बच्चों, देखो यहाँ थोड़ा जो है ना आंसर डिफरेंट फॉर्म में रहता है, तो टेंशन नहीं लेना। देखो मैंने क्या किया कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू रख दिया, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, √2 बच जा रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ इस तरह से लिख देते हैं 8√2, और इसका वैल्यू रख देते हैं बच्चों 10⁻⁻7, और ये हो जाएगा i अपॉन a, डेट इज आंसर। बात समझ गए? अगर i और a SI यूनिट में रहेगा, हमने म्यू नॉट बाई 4 पाई का भी वैल्यू SI में रखा है, तो ये जो यहाँ आएगा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का वह टेस्ला होगा बच्चों। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन बन गया। इसमें कुछ और भी मैं आपको हिंट्स कर देता हूँ। यहाँ स्क्वायर है, सपोज कीजिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा बच्चों, क्या दिया रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इधर और इधर करंट ऐसे दिखा देगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। अब कहेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो आप किसी एक साइड के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना और 3 से मल्टीप्लाई कर देना। एक साइड के कारण कैसे निकालोगे बच्चों, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का कुछ न कुछ तो लेंथ देगा ना, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है बच्चों, a है। तो सोचो अगर इस तरह से एक नॉर्मल लाइन दिया जाए और ऐसे मिला दिया जाए, है ना, यहाँ पर, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये तो लेंथ हो जाएगा a/2 हो जाएगा, यह एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो 30 डिग्री और a/2 के मदद से आप यह निकाल लोगे जो r है, जो फॉर्मूला में रखा जाएगा r के जगह। करंट का वैल्यू कुछ न कुछ दिया हुआ रहेगा, रख दोगे, और इस फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल लोगे। कैसे, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल आपको पता होना चाहिए, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, α1 α2 60 रख देना, और फिर जो वैल्यू आएगा b का उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब सोचो रेगुलर हेक्सागन क्वेश्चन में दे दे ऐसे, है ना, रेगुलर हेक्सागन इसमें है या नहीं है, नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। सोचिए अगर इस तरह से रेगुलर हेक्सागन बनाए क्वेश्चन में, है ना, अब इसमें क्या करेगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकता है। सेंटर पर कहेगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो आपको तो पता ही है ट्रायंगल में कैसे निकालते हैं, तो यहाँ किसी एक ट्रायंगल के कारण निकालेंगे। इसमें कितना ट्रायंगल बनता है बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक क्वेश्चन से आप शायद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे सारे कंसेप्ट को आप समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, आप लोग नोट भी कर लिए, ओके। नेक्स्ट देखिए
ये जो क्वेश्चन है बच्चों काफ़ी अच्छा है, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, देखिए ए पॉइंट यहाँ है बच्चों, बी पॉइंट यहाँ है और सी पॉइंट यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए करंट एलिमेंट जो है, यहाँ देखिए ये जो छोटा सा हिस्सा ओ पॉइंट पे दिखाया गया है इस तरह से, यह आपका करंट एलिमेंट हो गया। करंट एलिमेंट का मतलब आप लोग समझते हैं, आईडीएल को क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं। आईडीएल को क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं। और करंट एलिमेंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर। क्यों, क्योंकि आई का हो गया एम्पियर और डीएल का हो गया मीटर। ओके, तो यहाँ आईडीएल यानी करंट एलिमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, ठीक है। और यहाँ एंगल बच्चों दिया हुआ है 60 डिग्री। तो पहले मैं ए पॉइंट पे ही कैलकुलेट करने का कोशिश करता हूँ, और इसे बनाने से पहले आप बायोट-सैवर्ट लॉ को फिर से एक बार माइंड में रिकॉल करो। यह करंट एलिमेंट था बच्चों, है ना, जिसका लेंथ डीएल था, और करंट अगर लिखना हो तो आई से मल्टीप्लाई करके या करंट एलिमेंट बोल देंगे। और इससे आर डिस्टेंस पर, है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो dB था वह कितना था बच्चों, याद है क्या आपको, μ0/4 आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज थीटा। ओके, अब यहाँ पे सोचो, ये जो अरेंजमेंट है इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे पकड़ के घुमाएंगे और यहाँ सेट कर देंगे। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना डायमीटर, उस पर सेट कर देंगे। तो ये आपका करंट एलिमेंट हो गया। थीटा की जगह क्या हो गया बच्चों, 60 डिग्री। आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ थीटा का वैल्यू 60 भी ले सकते हो, 120 भी ले सकते हो, क्योंकि साइन 60 और साइन 120 सेम होता है, उससे कोई आपके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ देखो, ये जो 5 सेंटीमीटर है बच्चों, ये रेडियस है, उसे हम मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि इसमें करंट एलिमेंट का थोड़ा यूनिट पर ध्यान दिया जाए। क्या है, एम्पियर मीटर, सारा यूनिट एसआई में है, तो इसे भी एसआई में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए क्या होगा, dB इक्वल्स टू μ0/4 आई dl साइन थीटा, ये तो लिखना है। तो बताइए आई dl के बदले क्या लिखना होगा, 0.5। क्या लिखना होगा बच्चों, 0.5। तो यहाँ हम लिख देते हैं 0.5 साइन थीटा। थीटा कितना बच्चों, 60 डिग्री। आर रेडियस कितना होगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इतना से मल्टीप्लाई और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से जितना आएगा, है ना, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ए पॉइंट पर। इसे सॉल्व करने के बाद जो भी है उतना टेस्ला आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा ए पॉइंट पे। बात समझ गए। अब बी पॉइंट पे अगर निकालना होगा, क्योंकि अगला जो पॉइंट है क्या है, बी। यहाँ देखिए बी पॉइंट है। अगर बी पॉइंट पे निकालना होगा तो देखिए, जैसे ही इस पॉइंट को पकड़ के बी पे लाएंगे तो जो 60 डिग्री है ना, जो 60 डिग्री है बच्चों, वह क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी पॉइंट पे, 0 डिग्री बिकम्स एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे 0 होगा या नहीं होगा, फिर अच्छे से सोचिए। ये सोचने वाला पॉइंट है, आप सोच सकते हैं। अगर हम ए पॉइंट को पकड़ के बी पॉइंट पे लाते हैं तो ये जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों, वह घट के कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब 0 डिग्री होगा तो आप क्या मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड 0 टेस्ला लिखोगे बच्चों। टेस्ला साइंटिस्ट नेम है, इसलिए फुल स्पेलिंग लिखेंगे तो स्मॉल लेटर। ओके, तो जो सेकेंड पॉइंट था बी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा बच्चों। इसके बाद सी पॉइंट पर भी 0 होगा। कैसे, तो देखिए ए पॉइंट को आप पकड़ के ऐसे सी पॉइंट पे लाओगे तो सोचो यह एंगल बढ़कर कितना हो जाएगा, 180। क्या हो जाएगा, 180। और हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री, दैट इज 0। सो dB एट पॉइंट सी इज ऑल्सो 0, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू ही 0 हो गया। यहाँ देखिए बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0, सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 और ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आए वो आपका आंसर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए एक नहीं दो थिन स्ट्रेट इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है। इन्फाइनाइटली लॉन्ग मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ डॉटेड दिखाया गया बच्चों, यानी यह कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट तक। यहाँ भी डॉटेड दिखाया गया, यानी दोनों वायर इन्फाइनाइट तक जा रहा है। ओके,
हम जानते हैं कि कोई भी वायर अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग हो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है बच्चों वह क्या होता है, याद है आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ऐसे तो होता है साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, तो अल्फा 1 90 डिग्री इन केस ऑफ इन्फाइनाइटली लॉन्ग, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। रिजल्ट आपको याद होगा, और नहीं तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने सारा केस आपको बता रखा है। अब देखिए यहाँ करना क्या है, दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर है, और ये हमारा टेस्ट पॉइंट है। यह क्या है बच्चों, टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट किसे कहते हैं, जहां मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना होता है, उसे हम लोग टेस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो सोचिए ये 5 एम्पियर का जो करंट है, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, वी यूज राइट हैंड थंब रूल। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कर्लिंग फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ ऐसे हमने रखा, तो ऐसे अगर ये 4 फिंगर मुड़ेंगे तो इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, इसके कारण भी इनवर्ड क्योंकि इसमें भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड B1 हुआ और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B2 हुआ, तो दोनों जो है बच्चों इस पॉइंट पे क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट होगा यानी इनवर्ड होगा। इसलिए यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो इसके लिए क्या करना होगा, B1 प्लस B2 करना होगा। क्यों, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है तो वह ऐड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग B1 कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे, क्या होगा, तो ये रिजल्ट है, इसी रिजल्ट का यूज करना है। तो हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू द वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आई इज 5 एम्पियर, so we put here 5 ampere. The value of r is distance है ना, perpendicular distance from conducting wire and test point। तो देखिए ये हमारा टेस्ट पॉइंट है, ये कंडक्टिंग वायर है। तो कंडक्टिंग वायर से बच्चों, कंडक्टिंग वायर से यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो आपका है ना यहाँ तक कंडक्टिंग वायर से ये जो डिस्टेंस है बच्चों कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2.5, तो टोटल हो जाएगा 7.5। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 7.5। ध्यान रहे यह सेंटीमीटर है, तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे 10 टू द पावर -2। ओके, तो इस तरह से ये जो भी वैल्यू है, जैसे इसे आप कैंसिल भी कर सकते हो है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कैंसिल नहीं, अभी ऐसे ही रहने दो, इसे फर्दर प्रोसीड करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 10 टू द पावर -7, ये आपका हो जाएगा 10, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +2, और नीचे रहेगा 7.5। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 यहाँ देना होगा है ना। तो ये दोनों आपका 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। तो इस तरह से B1 का जो वैल्यू आया बच्चों वह आ गया 4/3 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, B1 का वैल्यू आया है। इसी तरह से हम लोग B2 का भी वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, B2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए B2 कैसे फाइंड करेंगे। B2 के लिए हम क्या करेंगे, इसके कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वह B2 है, तो डिस्टेंस देखेंगे कितना है डिस्टेंस बच्चों, तो डिस्टेंस है 2.5 एम्पियर, डिस्टेंस 5। देखिए यहाँ जो ये डिस्टेंस था ना, यहाँ से यहाँ, ये फिगर में नहीं दिखाया गया, पहले क्वेश्चन बना है, उसे आप 2.5 सेंटीमीटर लिख लेना, ठीक है। और इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है 2.5 एम्पियर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, होता क्या है 2I, I का वैल्यू कितना है वहाँ बच्चों, तो वहाँ पर है 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। ओके, और देखिए 2.2I अपॉन R का वैल्यू भी कितना है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, टेस्ला, यह कैंसिल हो जाएगा है ना। अब सारे वैल्यू को रखेंगे तो देखिए क्या होता है, इसका वैल्यू रखेंगे 10 टू द पावर -7, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर +2, और ये हो जाएगा बच्चों 2। तो इस तरह से B2 का जो वैल्यू है बच्चों वो हो गया 2 × 10 टू द पावर -5 टेस्ला।
B1 आपका इतना और B2 आपका इतना। अगर B नेट निकालना है, B1 B2 सेम डायरेक्शन में बच्चों, इसलिए ऐड हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 4/3 इंटू 10⁵ प्लस 2 इंटू 10⁵ इक्वल्स टू, आप कॉमन ले सकते हो कितना, 10⁵, और इसे ऐड करके जो भी आए उसे लिख दो, डेट इज आंसर। बात समझ गए। फिर हम आपको ध्यान यहाँ दिलाना चाहते हैं, ये जो डिस्टेंस था बच्चों, ये जो इसका पीपीटी बना उसमें नहीं दिखाया गया था, छूटा हुआ था, ये डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो आगे बढ़ें, आपको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना है इस पॉइंट पर। बात समझ गए? इस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इसमें भी देखिए एक चीज़ छूटा हुआ है, ये जो बना है पीपीटी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर डिस्टेंस नहीं पता रहेगा तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बता सकते हो। बात समझ रहे हो? तो हम क्या मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को सपोज करो ए मान लिया जाए, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस। यहाँ पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है, क्या होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है बच्चों, कैसे बताएंगे? तो देखिए एक वायर, दोनों में पहले देख लीजिए डायरेक्शन करंट का क्या है, ऐसे है, यानी कैसा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के कारण क्या होता है बच्चों, तो देखिए ऐसे ही राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे फिंगर को, अंगूठा इनसाइड अंदर की तरफ जाएगा, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वह क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, अब देखिए ये क्या हो गया भाई, क्रॉस के द्वारा दिखाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, एक वायर के कारण निकालेंगे, ये जो वायर है ना, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कंडक्टिंग वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, तो एक के कारण निकालेंगे, दूसरे के कारण भी उतना ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। तो कैसे निकालेंगे एक के कारण? तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। तो यहाँ से एक नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान रखना ये 90 डिग्री है ना, तो ये डिस्टेंस ए है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो आर को रिप्रेजेंट करता है उसको कैलकुलेट करना होगा। तो बहुत ही इजी वे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंगल 45 है, साइन 45 अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, साइन 45 डिग्री इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल that is perpendicular, that is hypotenuse. So we can write here r upon a. The value of sin 45 is 1/√2 r upon a. The value of r is a/√2. r का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, a/√2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो एंड है ये इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है, तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ एंगल बना α1 और इन्फानाइट के कारण यहाँ जो α2 होगा बच्चों, है ना, थोड़ा और अच्छा फिगर, क्योंकि फिगर जो है क्लियर होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ से आप मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ तो α2 होगा, लेकिन ये इन्फानाइट जा रहा है, तो इन्फानाइट के कारण α2 का वैल्यू मैंने आपको पिछले वीडियो में ही अच्छे तरीके से समझाया था, 90 डिग्री होता है। तो आप अगर रखोगे तो देखो b का जो वैल्यू होगा सिंगल वायर के कारण बच्चों, वह हो जाएगा μ0/4π I/r साइन 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है। ये जो एंगल है ये 45 होगा, कैसे 45 होगा, तो ये 90 है, ये 45 है, ऑब्वियसली ये 45 होगा, और यहाँ का जो एंगल बनेगा α2 90 होगा, क्योंकि इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। तो देखिए इसका वैल्यू आपको पता ही है 1 होता है, इसका वैल्यू आपको पता है 1/√2 होता है। अब इसे आप सॉल्व करोगे, जो आएगा डेट इज आंसर। मैं फर्दर प्रोसीड कर देता हूँ, b = μ0/4π I/r and that is 1/√2 + 1 अच्छे से लिखना भी जरूरी है ना। अब देखिए अगर आपको b नेट निकालना है दोनों के कारण, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, 2 × b, द वैल्यू ऑफ b इज दिस मच, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वह आपका आंसर आ जाएगा, 2 × μ0/4π
I upon R 1 upon रूट 2 प्लस 1, डेट इज आंसर। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में तो लिखा नहीं गया है कि कहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। मेरे जो स्टूडेंट होंगे, क्वेश्चन लिखने का तरीका तो आपको पता ही होगा सिंपल वे में। फ्रॉम गिवन फिगर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर बच्चों? एट पॉइंट O, इस पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट O। ठीक है, आपको इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ रहे हो? तो देखो, एक बात मैं बताता हूँ। हालांकि जो हम लोग शुरू से क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, तो आपको एक कंसेप्ट माइंड में आ गया होगा कि कोई भी कंडक्टिंग वायर हो बच्चों, है ना, कंडक्टिंग वायर अगर दिया हुआ है और इस कंडक्टिंग वायर के सामने यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो जीरो, इसके बैक साइड यहाँ भी अगर पूछे तो जीरो। आप याद करो, जब करंट एलिमेंट हमने लिया था, एक छोटा सा एक सर्कल बनाया था, क्वेश्चन अभी किया, और इस करंट एलिमेंट के सामने यहाँ पे शायद B पॉइंट था, यहाँ C पॉइंट था, और दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो आया था। क्यों जीरो आया था? क्योंकि उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो गया था। साइन थीटा का वैल्यू जीरो क्यों हो गया था? क्योंकि थीटा का वैल्यू B के लिए 0 डिग्री हुआ तो C के लिए 180 डिग्री हुआ था। जीरो, बात समझ रहे हो? जीरो होगा ही, क्योंकि साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है और साइन 0 डिग्री भी जीरो होता है। तो आप सिंपली ये बात याद रखना ना कि किसी भी कंडक्टिंग वायर के सामने मैग्नेटिक फील्ड या बैक साइड बिहाइंड द वायर जीरो होता है। तो आप देखिए, इस पॉइंट पे अगर इस हिस्से के कारण निकालना रहेगा बच्चों, तब तो जीरो होगा, यानी इसके कारण तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। अब देखिए, ये जो वायर है इसके कारण भी यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, क्योंकि इसके सामने है। मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगा और इसके कारण होगा। अब इसके कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पर जो होगा इसके कारण बाहर के तरफ होगा और इसके कारण भी बाहर के तरफ होगा, यानी इस वायर के कारण और इस वायर के कारण, दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे बाहर के तरफ होगा। तो सपोज कीजिए कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर B होगा तो इसके कारण भी B होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में करंट देखिए I ही फ्लो कर रहा है, इसमें भी I फ्लो कर रहा है, ठीक है, और डिस्टेंस भी DD है। ओके, अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि इस वायर का एक एंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका भी एक एंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ऐसा केस आपको याद होगा कि जो फिक्स पॉइंट है उसके जस्ट सामने पॉइंट, टेस्ट पॉइंट जस्ट उसके सामने हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप नहीं इस बात को समझते हैं तो मेरा पिछला जो वीडियो है उसको जरूर वॉच कीजिएगा। तो देखिए क्या होगा बच्चों, B का वैल्यू पहले हम निकालते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों के कारण B ही हो रहा है। तो इसी के कारण निकालते हैं। आप याद करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, द वैल्यू ऑफ R in this figure is a small d, so we put here a small d, and sin 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री कैसे हुआ? तो देखिए, इसका एक एंड फिक्स है ना, तो एक एंड फिक्स होता है तो अल्फा 1 का वैल्यू 0 मैंने बताया था, ठीक है, और एक एंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो इसका तो वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 0 और इसका वैल्यू 1, सो वी कैन राइट हियर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D। ये B का हुआ वैल्यू एक सिंगल वायर के कारण। तो B नेट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ B, यानी 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। हालांकि देखिए, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये सारे क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड थे। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं आपको और टफ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं और आपको टफ क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन टाइम आने पे। अभी हमने मात्र एक एप्लीकेशन पढ़ा है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, तो उससे रिलेटेड इतना ही टाइप का कंसेप्चुअल क्वेश्चन इराइज हो सकता था, जो मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया। अब अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें और भी कुछ एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा और फिर दोनों एप्लीकेशन को मैच करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपका स्नेह, सपोर्ट,
ये सब मुझे चाहिए क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका सपोर्ट चाहिए। और अगर कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं वो तो मेरा मोबाइल नंबर जानते ही हैं, व्हाट्सअप नंबर भी जानते हैं, उस पर बताइएगा, नहीं तो इसी में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई एक्स्ट्रा कोई और भी टॉपिक या इससे रिलेटेड कुछ और अगर स्किप हो रहा हो तो उसके बारे में भी हमको ज़रूर गाइड कीजिएगा। थैंक यू।